आपने बताने की, आप बल्कि मैं समझता हूं कि आप जैसा बंदा जब खान साहब को रियलिटी चेक देता था, आप ब्लंट हैं, ऑनेस्ट हैं, स्ट्रेट शूटर हैं, जो आपके बारे में मेरी राय है, तो आपको लगता नहीं खान साहब ने आपकी इन्हीं खूबियों की वजह से आपको साइड पे कर दिया, यार क्या हफीजुल आते और बैठ के मुझे बातें सुनाता है, चाहे बातें वो, और इसलिए उन्होंने आपके साथ डिस्टेंस किया, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी बातों को सुन भी ले, एस्टेब्लिशमेंट भी सुन ले, इमरान खान साहब भी सुन ले, रियलिटी चेक जिसका आप कह रहे हैं, वो तैयार भी हो जाए कि चलें जी आए कि लेट्स हैव ए डील, उस डील का जामिन कौन होगा? इमरान खान साहब की कौन जमानत देगा? क्योंकि आप देने को तैयार हैं कि खान साहब के साथ जो बातें तय होगी वो उन पे वो पक्के रहेंगे जेल से बाहर आने के बाद? आप कजन भी हैं, दोस्त भी हैं, उन बहनोई भी हैं, आप जामिन उनके बनेंगे खान साहब के, या कोई और ऐसा बंदा जिसके खान साहब वो जमानत पे तैयार हो जाए और वो बाद में बाहर आके बैकआउट ना करे? एस्टेब्लिशमेंट आपसे पूछ लेते कि न्याय साहब आप बताएं किसको इसको जामिन रखें इसमें, तो कौन बनेगा जामिन? सर असल बात तो जामिन की है, मेरा ख्याल है। मैं बड़ी आपसे दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट करता सर। पहली बात तो यह है कि ये बात कभी मैंने शायद इस तरीके से नहीं कही, इशारतन करायतन कई दफा की हो। इमरान खान साहब को, जो मेरी और इमरान खान साहब के दरमियान में जब आप समझे कि इतने करीबी तल्लुकात हो कि जो बचपन के हों, जिसमें जाती दोस्ती भी हो, रिश्तेदारियां भी कई किस्म की हों, और बहुत ही एक हमारी एक जिसमें हमेशा कहते हो कि हवा ना गुजर सकती हो, इस तरह दो उंगली से जुड़े हुए हों, तो उनका अलहदा होना बड़ा मुश्किल है। तो मेरा ख्याल है कि जिन लोग, खान साहब का कसूर नहीं है, खान साहब के साथ खान साहब को इतना कसूर जरूर है कि उनकी इतनी काबिलियत नहीं है कि वो खुद भी एवेल्युएट करें। तो जो लोग जो बाद में खान साहब के साथ जुड़े रहे और जिन्होंने खान साहब को रिफतें दी या इक़्तिदार तक पहुंचाया, वो लोग हमेशा ही मुझे एक समझते थे कि मैं कहीं ये ना हो कि खान साहब को गुमराह कर लूं या खान साहब को ऐसा बात बताऊं जिससे उनका जो निज़ाम है उसके अंदर को रखना है या गरम बरम हो। तो चुनाचे मैं समझता हूँ कि आखिर तक मैं समझता हूँ कि फाइनल जो मुझे मेरी उनके लहद की वजह, तो उसकी वजह यही लोग हैं कि जिनके हाथों में खान साहब ने रिफतें भी पाई और जिनके हाथों खान साहब आज जलील ख्वार भी हो रहे हैं। तो इन लोगों को खान साहब जो हुक्म देते थे, जो औकात देते थे, उसके सामने मेरी औकात उतनी कहीं की नहीं थी। तो ये मैं पहली दफा शायद इस तरीके से क्लियर कट बता रहा हूँ कि असल जो वजूहात है उसके अंदर सबसे बड़ी वजह थी कि इन्हीं लोगों ने खान साहब को बताया कि ये चीजें आपने हफीजुल्लाह खान से दूर रखनी है और ये चीजें उससे करीब रखनी है या नहीं रखनी है, इस कोई पता नहीं है। अब आगे बात की जी खान साहब की गारंटी, तो मैं ये कहता हूँ जी, मैं वैसे हाइपोथेटिकली कहूँ, मैं खान साहब की गारंटी देता हूँ कि वो बिल्कुल, मैं कहता हूँ जो कहूंगा मनवा लूंगा और वो ही करेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि जिनकी आप बात कर रहे हैं इनकी गारंटी कौन देगा? आप देंगे? कोई देगा? असल बात है कि असल में आप ये समझेंगे हमें बगैर अल्फाज चबाए बात करनी चाहिए। इनकी गारंटी कौन देगा? अब जरा देखें ना, जेन में क्यों आप दौड़ाएं ना, अब फिर सोचें कि आप कह रहे हैं कि आपसे तो खान साहब नहीं, आप कह रहे हैं आप गारंटी, हाइपोथेटिकल बात कह रहे हैं कि आप वो गारंटी देने को तैयार हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आपसे तो खान साहब गारंटी देने में कोई तैयार नहीं है। मैं कहता हूं कि हकीकत यह है कि खान साहब किसी मौके पे शायद सब मान जाए। अभी उनके दिल में होगा कि अगर मैंने कुछ माना भी सही, तो ये लोग जो हैं ये देखो, हमारे इंस्टीट्यूशन के बड़े अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ा नाम भी सब कुछ दिया है। फिर वो हमने साइन की कि जनाब माजी को भूल जाते हैं, आगे चलते हैं। फिर आपने अभी ये रिसेंट बेनजीर भुट्टो ने भी कहा था ट्रूथ रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए, अभी शायद खकान अब्बासी साहब ने कहा हर दौर में ट्रूथ रिकंसिलिएशन इस तरह की बात होती। तो जो सियासतदान फंस जाता है, वो पैसे की वजह से फंस जाए, वो करप्शन की वजह से फंस जाए, किसी अपने एक्ट की वजह से फंस जाए, उसको फौरन याद आ जाता है नई शुरुआत करें, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए, माजी को भूल जाए, आगे चलें। तो ये तो जो लूटमार हो चुकी होती है, जो बाहर फ्लैट बना लिए, जदादें ले रही, सारे महल बन गए, या यहाँ पे इन्होंने मतलब घड़ियाँ शड़ियाँ बेच दी, कोई पैसा बना लिया, वो सारा माफ कर दें क्योंकि उन्होंने कहा जनाब कि नई शुरुआत करें। ये नई शुरुआत सिर्फ सियासतदानों के लिए क्यों होती है? बाकी आप मेरे लिए आम बेचारे जो जेलों में पड़े हैं उनके लिए क्यों नहीं है सर? देखिए जी, हमने हमेशा जो है ना रिकंसिलिएशन की बात मैं सुनी, ट्रूथ की बात मैं नहीं सुनी। ये आपके और हमारे मुंह से शायद का गाना भाई साहब ने कहा, बेनजीर भुट्टो साहब ने भी कहा था जब 93 में। नहीं, ट्रूथ का किसी ने नहीं कहा, सारे का रिकंसिलिएशन की है। तो ट्रूथ का मतलब तो ये है कि पहले आप अपने, जैसे मैंने अभी आगाज में कहा है कि उसका पहले जब तक आप, और लिखा मैंने ये कि सारे अपनी गलतियां माने, क्योंकि इस हिमाम में सारे नंगे हैं और उसके अंदर कोई बंदा किसी मद में ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पे कोई फरिश्ता हूँ, मुझसे करप्शन नहीं हुई या मेरी वजह से करप्शन नहीं हुई या मेरे साए के नीचे करप्शन नहीं हुई या मेरे से कोई गैर आईनी हरकतें नहीं हुई या मेरे से
एक्सेसिव कमिट नहीं हुई, मैंने दूसरों पे गलत झूठे इल्जाम नहीं लगाए। ये सारी हर बंदा जो है हर एक मद के अंदर पूरे का पूरा उसने एक भरपूर किस्म का उसका एक किरदार नजर आएगा, सारों को एक दूसरे नहीं। वो पैसे वापस भी करेंगे, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, वो पैसे वापस भी करेंगे या वो माफ होंगे कि मान ले हाँ मैंने किया तो मैं पैसे लेकर ये बातें बड़ी जरूरी है। मैं तो इतने तक कहता था जी कि 2015 में जब अल्ताफ हुसैन को आड़िया तो लिया गया तो बड़ा एंड रिजल्ट तो यह कि हो गया सारा कुछ, लेकिन मैं उस वक्त समझता था कि 2015 में आप कोई सियासी बुरहान ना पैदा करें, क्योंकि उस वक्त हमारा सी-पैक शुरू हुआ था। मैं किसी और तनाज़े में कहता, मैं कॉलम में लिखता था कि यार बार बार लिखा कि 2015 के अंदर बजाय कर आप जरदारी साहब को, अल्ताफ हुसैन साहब को बिल्कुल जो है उनको मिलियमेट करने की कोशिश करें, आप इनको जो इनके जराइम के 10 साल के हम 10 साल बाद ट्रायल करें। लास्ट क्वेश्चन, ये सोहेल वड़ाई साहब आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, आपको मिलना जुलना रहता है। उन्होंने एक अपने कॉलम में कहा है कि जनाब के शायद एस्टेब्लिशमेंट को या पावर दैट बी को एक वंडर बॉय की तलाश है, शायद वो वंडर बॉय इस साल मिल जाए। आपको लगता है कि कोई इस तरह का कोई सेटअप में चेंजेस हो सकती हैं, कोई सेम पेज कोई थोड़ा सा आगे पीछे डिस्टर्ब हो रहा है, कोई वंडर बॉय आएगा इस साल, कोई नया वजीर आजम? हाउ डू यू सी दैट? रोशन, मैंने अपने कल के कॉलम में यही लिखा है। मैंने कहा जी इस वक्त जो मैं खुद और पिछले 4-5 हफ्ते पहले भी कॉलम में इसका इशारा किया था, मैं इन सारी चीजों किसी और तनाज़े में देखता हूँ जी। मैंने ये मेरा ख्याल है कि जब 2025 शुरू हुआ था तो एस्टेब्लिशमेंट का एक ही मसला था और वो था कि इमरान खान साहब के साथ क्या शुरू करना है और उनका जो भी मामला करना है उसको कैसे पहुंचना उस पर। साथ उनको एक तरमीम चाहिए थी ताकि उस तरमीम के जरिए इमरान खान साहब के मामला को भी हल करें और कुछ और भी जिसको कहना चाहिए कि एक कॉन्टेंशियल इश्यूज थे, एनएफसी या ये उनमें से कोई अगर दौड़ लग जाए या नहरें हैं। अब उसके बाद 26 आई तरमीम जो थी इसका शाखसाना थी, लेकिन जब 2025 खत्म हुआ, 2026 का आज आगाज है, तो इसके अंदर आप इस वक्त और पिछले 3-4 हफ्तों से ये या पिछले 5-6 हफ्तों से मैं इसके बारे में इशारतन भी लिख चुका हूँ, बड़े 2 बार मामले क्लियर कट भी लिखा है। अब सेशन के सामने उन्होंने ये कई चीज तय किए। एक तो सुहेल अफरीदी के पेशावर और कोहाट के नाकाम जलसे और लाहौर का हाई नाकाम ट्रिप, उसने डेफिनेटली रियासत ताकतवर रियासत के जो हम वंडर बॉय का पूछ रहे हैं आपको, मैं 2 मिनट देने बड़े इंपॉर्टेंट है। तो सुहेल अफरीदी के जो है उससे उनके हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने अब इमरान खान को छोड़ के उन्हें 3 चीजें जो वंडर बॉय जिसके अंदर वंडर बॉय आ जाएगा, 3 उन्होंने ऑप्शन उनके सामने है। पहली ऑप्शन यह है कि 2829 तरमीम के लिए चूंकि इमरान खान अब काबू आ गया है और उसके लिए हम 1 साल उसको बिठाए रखे, 5 साल बिठाए रखे, अब कुछ नहीं होता, ना उनको सोशल मीडिया कुछ कर सकता है ना कोई और जो है उनके जो जलसे जुलूस कर सकते हैं। अब आ जाए तो उसमें उन्होंने एक पहली, और ये मैंने बिलावल भुट्टो से मुलाकात में उनको ये कही, उनको बिलावल भुट्टो साहब को, कि आप देख लेंगे कि 28 तरमीम में अगर आप ऑन बोर्ड न हुए तो कानात है कि 2026 में वो नया इलेक्शन हो जाए और शहबाज शरीफ को 2/3 मेजॉरिटी मिले। ये पहली ऑप्शन।